दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन अनलॉकिंग वैल्यू इन ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स वाया प्राइवेट सेक्टर और इकोनॉमिक टाइम्स में छपे लेख गार्डिंग कंज्यूमर इंटरेस्ट इज पैरामाउंट अमिताभ कांत और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल जीएस पेपर 3 के अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। 1991 में एलपीजी यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के 30 साल बाद सरकार एक बार फिर से आर्थिक सुधारों की तरफ कदम बढ़ा रही है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा सरकार ने बजट 2021-22 में की थी। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी रूपरेखा पेश की है। नेशनल मोनेटाइजेशन का प्लान 4 सालों यानी 2022 से 2025 के लिए है। इस पूरी प्लानिंग में 6 लाख करोड़ रुपए की आय अनुमानित है। सरकार ने इन सुधारों को असेट मोनेटाइजेशन माने संपत्ति का मौद्रीकरण नाम दिया है, लेकिन एक बड़ा तबका इसे निजीकरण की तरफ बढ़ते कदम मान रहा है। गौरतलब है कि इन दोनों ही शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं। निजीकरण में जहां प्राइवेट प्लेयर के पास संपत्ति की पूरी ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता होती है, यहां पर सरकार की तरफ से कोई दखलंदाजी नहीं की जाती। इसके बाद सरकार की भविष्य की बिक्री, उपलब्धता, उपभोक्ताओं के लिए अफोर्डेबिलिटी और वितरण के मानकों में कोई भूमिका नहीं होती है। इसमें संपत्ति को वापस सौंपने की बाध्यता नहीं होती है, यानी एक बार मालिकाना हक पाने के बाद प्राइवेट प्लेयर्स स्थायी स्वामित्व हासिल कर लेते हैं। वहीं मोनेटाइजेशन यानी मौद्रीकरण गैर राजस्व पैदा करने वाली वस्तु या गतिविधियों को नकदी में बदलने की प्रक्रिया होती है। इसे उदाहरण से समझें तो एक वेबसाइट पर उपलब्ध अतिरिक्त स्पेस को वेबसाइट के मालिक एडवर्टीजमेंट के लिए दे देते हैं। इस स्पेस से वैसे कोई इनकम नहीं होती है, लेकिन ऐड के लिए परमिट करने से यह नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग स्पेस भी आय का जरिया बन जाता है। इस अवधारणा को और सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो हम अपने घरों के उदाहरण से समझ सकते हैं। हम अपने खेतों की ज़मीन मोबाइल कंपनियों को टावर खड़ा करने के लिए किराए पर दे देते हैं, यानी आमतौर पर ऐसी ही ज़मीन किराए पर दी जाती है जिसका कोई खासा उपयोग नहीं होता। ऐसे ही सरकार के पास एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और पावर सेक्टर आदि के तहत बहुत सी जगह होती है। कई दफ़ा ये अवसंरचनाएं सरकार को कुछ खासा फ़ायदा नहीं पहुंचा रही होती, माने अंडर यूटिलाइज्ड होती हैं। इन्हें सरकार या तो लीज या किराए पर देती है या कुछ टीओटी, ओएमटी मॉडल्स आदि का उपयोग करती है। सरकार के असेट मोनेटाइजेशन की बात करें तो यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरह है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को स्ट्रक्चरल कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टनरशिप के जरिए लागू किया जाएगा। इसमें निवारण तंत्र और जनता के हितों को सुरक्षित रखे जाने की बात की गई है। सरकार ब्राउनफील्ड्स प्रोजेक्ट में निजी निवेशकों को रेवेन्यू राइट्स सौंपेगी, न कि स्वामित्व का अधिकार। आपको बता दें कि ब्राउनफील्ड्स प्रोजेक्ट्स का मतलब ऐसे प्रोजेक्ट से है जहां कोई कंपनी पहले से मौजूद किसी सुविधा को खरीदती है या लीज पर लेती है। कंपनियां इसे निवेश का बेहतर तरीका मानती हैं। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पर्यावरणीय प्रोजेक्ट्स के मामले में यह अवधारणा अलग है। वहीं लोकतांत्रिक देशों में सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी जनता को आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराने की होती है, लेकिन सरकार का यह फैसला आधारभूत सुविधाओं को प्राइवेट प्लेयर्स को सौंपने जैसा दिखाई दे रहा है। इसीलिए विशेषज्ञ चिंता जाहिर कर रहे हैं। आज के आर्टिकल में हम नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या है, कैसे लागू होगी, सरकार का इसे लेकर क्या स्टैंड है, इसे लेकर क्या चिंताएं हैं और इससे होने वाले लाभ और हानियों पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन यानी एनएमपी को शुरू करने के पीछे की परिस्थितियों पर एक नज़र डालते हैं। 2015-16 से 2019-20 की जीडीपी ग्रोथ रेट का ग्राफ देखें तो यह इन्वर्टेड वी की तरह दिखाई देता है। साल 2015-16 में जहां जीडीपी ग्रोथ रेट 8.3% थी, तो वहीं 2016-17 में 6.8% हो गई। इसी तरह साल 2017-18 में 6.5% रही, जबकि साल 2018-19 में -7.3% के साथ अर्थव्यवस्था नकारात्मक दर के साथ दिखाई देती है। इसके अलावा कोविड ने अर्थव्यवस्था को बुरी तरह तबाह किया है।
ऐसे में सरकार असेट मोनेटाइजेशन से फंड जुटाकर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है। एनएमपी के लिए सरकार ने 13 सेक्टर्स की पहचान की है, जिसमें एयरपोर्ट्स, रेलवेज, रोड्स, शिपिंग और गैस इत्यादि शामिल हैं। प्लान के मुताबिक जो फोकस है वह अंडर यूटिलाइज्ड एसेट्स पर रहेगा। साथ ही मोनेटाइजेशन के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की मदद ली जाएगी। अंडर यूटिलाइज्ड एसेट्स के मोनेटाइजेशन से मतलब है ऐसा पोर्ट या स्टेडियम या एयरपोर्ट या ज़मीन का ऐसा टुकड़ा जिसका समुचित ढंग से प्रयोग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ पर विकास उस ढंग से नहीं हो सका है, लेकिन कोई प्राइवेट प्लेयर इन एसेट्स का उपयोग करके लाभ कमा सकता है। ये सरकार को ऐसी जगहों के वर्तमान उपयोग के आधार पर भुगतान कर सकते हैं। सरकार इस फंड को नई अवसंरचना के लिए इस्तेमाल कर सकती है। इसमें दोनों ही पक्ष लाभ की स्थिति में रहते हैं और अंततः अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचने की उम्मीद की जाती है। तो आइए अब देखते हैं कि सरकार की इन सभी क्षेत्रों में नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लागू करने की क्या योजना है। सबसे पहले सड़क क्षेत्र की बात करते हैं। 1.60 लाख करोड़ की सड़क संपत्ति का मौद्रीकरण किए जाने की योजना है। इसे सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय और नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा लागू किया जाएगा। सड़क संपत्ति के मोनेटाइजेशन के लिए टीओटी यानी टोल ऑपरेट ट्रांसफ़र और INVIT यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का प्रयोग किया जाएगा। एनएमपी के मुताबिक साल 2022 से 2025 के बीच 26,700 किलोमीटर सड़क का मौद्रीकरण किया जाना है। ये नेशनल हाईवेज का 22% है। आपको बता दें कि टीओटी के तहत निवेशक एक निश्चित अमाउंट देकर टोल कलेक्शन के अधिकार हासिल कर लेता है। इसमें सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को 30 साल के लिए टोल वसूलने और ऑपरेट करने का अधिकार हासिल हो जाता है। रेलवे के मौद्रीकरण की बात करें तो इसमें कुछ स्टेशंस, ट्रैक्स, पैसेंजर ट्रेन और कोंकण रेलवे शामिल है। कुछ प्रमुख संपत्तियों की बात करें तो इनमें 400 रेलवे स्टेशंस, 90 पैसेंजर ट्रेन्स, 1400 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक, 15 रेलवे स्टेडियम, कुछ रेलवे कॉलोनीज और 4 हिल रेलवेज आदि शामिल हैं। इनकी कीमत 1.52 लाख करोड़ रुपए के ऊपर आंकी गई है। वायु परिवहन के मौद्रीकरण में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित 25 एयरपोर्ट का मोनेटाइजेशन किया जाएगा। इसमें वाराणसी, चेन्नई, नागपुर और भुवनेश्वर के एयरपोर्ट शामिल हैं। इससे लगभग 20,782 करोड़ रुपए की प्राप्ति अनुमानित है। वहीं पावर ट्रांसमिशन एसेट की बात करें तो 28,608 सर्किट किलोमीटर का मौद्रीकरण करने से 45,200 करोड़ रुपए की आय अनुमानित है। कोल माइनिंग में 160 कोल माइंस का मौद्रीकरण किए जाने से 28,747 करोड़ रुपए की आय का अनुमान है। वहीं दूरसंचार संपत्तियों के मौद्रीकरण की बात करें तो इसमें ग्रामीण ब्रॉडबैंड परियोजना भारत नेट के तहत BBNL और BSNL द्वारा तैयार ऑप्टिकल फाइबर संपत्तियां शामिल हैं, जिनकी कीमत 26,300 करोड़ रुपए अनुमानित है। वेयर हाउसिंग सेक्टर में केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली भारतीय खाद्य निगम यानी FCI और केंद्रीय भंडारण निगम यानी CWC के तहत आने वाली वेयर हाउसिंग संपत्तियों को अगले 4 वर्षों में NMP के तहत मोनेटाइज करने की योजना है, जिसकी कीमत 28,900 करोड़ रुपए अनुमानित है। NMP के तहत राष्ट्रीय राजधानी में कई हाउसिंग कॉलोनियों और 8 ITDC होटलों सहित अचल संपत्ति का मौद्रीकरण करने की योजना बनाई गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 15,000 करोड़ रुपए है। इसके लिए OMT यानी ऑपरेट मेंटेन ट्रांसफ़र मॉडल अपनाए जाने की योजना है। NMP के तहत राष्ट्रीय राजधानी में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के साथ साथ एक अन्य राष्ट्रीय स्टेडियम और 2 क्षेत्रीय केंद्रों का मौद्रीकरण करने की घोषणा की गई है। इसके लिए OMDA यानी ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट मॉडल को अपनाए जाने की योजना है। तो आइए अब नेशनल मोनेटाइजेशन में सरकार का प्लान देखने के बाद अब समझते हैं कि इसमें चुनौतियां क्या हैं। इसमें सबसे पहली चुनौती निवेशकों की रुचि को जगाना है। सरकार के पास अभी इन संपत्तियों से कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, इसकी जानकारी नहीं है। इन सभी सेक्टर्स में विवाद समाधान तंत्र, पहले से ही कम कैपेसिटी जैसी कई चुनौतियां मौजूद हैं। इसके अलावा निवेशक 4 लेन से कम हाईवे में रुचि भी कम दिखाते हैं। भारत में सड़क परिवहन में 4 लेन हाईवे अंडर यूटिलाइज्ड हैं। सरकार ने रेलवे को अपनी योजना में शामिल किया है, जबकि रेलवे में पहले भी PPP मॉडल की सफलता कम ही देखी गई है। रेलवे में कोंकण रेलवे की ही बात करें तो वहां पर राज्य सरकार भी एक स्टेक होल्डर है।
ऐसे में प्रभावी ढंग से मोनेटाइजेशन कैसे लागू हो, ये बड़ा सवाल है। इस दिशा में एक सबसे बड़ी चुनौती जो कि विपक्षी दलों और अन्य संगठनों द्वारा जताई जा रही है, वह है जनता के हितों की रक्षा। सरकार निजी क्षेत्रों से एक मुश्त रकम लेने के बाद जनता के हितों को कैसे सुनिश्चित करेगी। यहाँ पर यह बात एकदम स्पष्ट है कि प्राइवेट प्लेयर्स अगर किसी क्षेत्र में निवेश करेंगे तो उसके मूल में उनका प्रॉफिट ही होगा, जनता की भलाई नहीं। भारत एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर काम करता है, जिसमें जनता का हित सबसे ऊपर होता है। सरकार के पास इस चुनौती से निपटने के लिए क्या रूपरेखा है, इसे एड्रेस किया जाना चाहिए। इसके अलावा विद्युत क्षेत्र में रेगुलेटेड टैरिफ होते हैं। ऐसे में इस मॉडल को लागू करने के बाद रेगुलेशन कैसे लागू रह पाएगा। एक अन्य चुनौती सरकार द्वारा निजीकरण को बढ़ावा देना है। भले ही ये मौद्रीकरण है और इसमें केवल रेवेन्यू राइट्स सौंपे जा रहे हैं, लेकिन ये निजीकरण के दूसरे रास्ते जैसा ही दिखाई दे रहा है। एक अन्य चुनौती है लंबी अवधि, मसलन 30 साल। 30 सालों के लिए किसी क्षेत्र के ट्रैफिक का मूल्यांकन कई चीज़ों पर निर्भर करता है, जैसे उस क्षेत्र का विकास, डीजल पेट्रोल की कीमतें, क्षेत्र में आर्थिक स्तर और परिवहन के वैकल्पिक साधन इत्यादि। मोनेटाइजेशन के दौरान यदि बोली लगाने वाला बड़ी कीमत अदा करता है तो कीमतों में भी तेज़ी से वृद्धि होगी, जिसकी लागत उपभोक्ता को वहन करनी होगी। यह भी संभावना है कि जिन सड़कों का उपयोग वर्तमान में मुफ्त है, उन पर भी कुछ पैसा वसूला जाए, जो कि जनता की पॉकेट पर ही असर डालेगा। सरकार केवल ब्राउनफील्ड्स प्रोजेक्ट का ही मोनेटाइजेशन कर रही है, जिनमें अवसंरचना निर्माण सरकार के पैसे से ही हुआ है। यदि इसे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स पर लागू किया जाता तो नई अवसंरचना का निर्माण भी होता। कुछ विशेषज्ञों ने यह भी चिंता जाहिर की है कि एक समय के बाद जब संपत्तियां सरकार को वापस मिलेंगी तो उपयोगी नहीं रह जाएंगी और अंततः बेचने जैसी स्थिति में ही पहुंच जाएंगे, जबकि इस पूरी प्लानिंग में बेचना कहीं भी उद्देश्य नहीं है। ऐसे में इन चुनौतियों के मद्देनज़र आइए देखते हैं कि क्या हो आगे की राह। सरकार इस प्लान को बजट में ही घोषित कर चुकी थी, इसलिए सरकार के पास पूरी योजना है। मोनेटाइजेशन को लागू करने से सरकार को वित्त मिलेगा, जो कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के जरिए जनता की भलाई के कामों के लिए उपयोग किया जाएगा। आमतौर पर अर्थव्यवस्था में सबसे बेहतर माना जाता है कि सार्वजनिक प्राधिकरण ही बुनियादी ढांचे का विकास करें, इसके बाद मोनेटाइजेशन करें। इस आधार पर सरकार ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स का मोनेटाइजेशन करके इसी नियम के मुताबिक काम कर रही है। इसके अलावा इनवाइट्स के माध्यम से किए गए मोनेटाइजेशन से पीपीपी की तुलना में कम समस्या होने की संभावना है। साथ ही सरकार अंडर यूटिलाइज्ड एसेट्स का मोनेटाइजेशन कर रही है, जो कि एक समय के बाद सरकार के पास ही वापस आ जाएंगे। इस प्लान को समुचित तरीके से लागू करने के लिए सरकार एसेट मोनेटाइजेशन मॉनिटरी अथॉरिटी का गठन कर सकती है। अथॉरिटी को मोनेटाइजेशन के सभी पहलुओं को जांच के दायरे में रखना चाहिए। इसमें मूल्यांकन, उपभोक्ता पर लगने वाले मूल्य के प्रभाव, विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव आदि शामिल हो सकते हैं। वित्त मंत्री ने कहा है कि एनएमपी से रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिससे अंततः विकास की दर में वृद्धि होगी। नीति आयोग ने अपने डॉक्यूमेंट में दावा किया है कि सरकार अपनी अनुपयोगी संपत्ति को मोनेटाइज कर रही है। इन पैसों को गरीबों की भलाई में लगाया जाएगा। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि सरकार अपने विजन के मुताबिक इस प्लान को लागू कर सके और विपक्षी दलों और विशेषज्ञों की आशंकाएं, मसलन कीमतों में इजाफा और आम आदमी की पहुंच से दूर जैसे अंदेशे गलत साबित हों। तो आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन यानी एनएमपी क्या है? इसकी उपयोगिता का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।